कहूँगा ममता बनर्जी दीदी नहीं, दीदी की जगह अगर उनको डायन कहा जाए तो शायद सही होगा, उनको ताड़का कहा जाए तो शायद सही होगा। बंगाल में 45 दिन रहने के बाद मैंने अनुभव किया है, वो 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंसेस वहाँ हुए थे, लोगों के घर तोड़ दिए गए, महिलाओं के साथ गलत हरकतें की गई, जिस विधानसभा में मेरी जिम्मेदारी थी विधानसभा के कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया गया, तो इस प्रकार की चीज़ों से लोग डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों में घुसकर उनके मर्डर किए गए हैं वहाँ पर। अच्छा। बहन बेटियों के साथ बीच सड़क पे लाकर टीएमसी के गुंडे उनको मोलेस्ट करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, और उन लोगों को ममता बनर्जी सीधे तौर पर संरक्षण देती हैं। टीएमसी का खौफ बता रहे हैं आप वहाँ पर? बहुत ज़्यादा खौफ तो एक छोटी चीज़ हो गई, मतलब खौफ से बड़ा भी कोई अगर शब्द हो तो मैं वो प्रयोग उसके लिए कर सकता हूँ। इतना डर लोगों के मन में टीएमसी के गुंडों को लेकर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर, टीएमसी के नेताओं को लेकर है। तो हम कहते हैं बोगस पोलिंग, अपने यहाँ वोट यूज कर देते हैं, वहाँ छप्पा वोट पड़ना बोलते हैं। जो लोग मर गया उसका वोट डाल देते हैं, जो लोग हाई राइजेज में रहते हैं उनके घरों पर ताला लगा देते हैं, उनको हाई राइजेज से बाहर नहीं आते। अगर गलती से कोई लोग आ भी गए तो उनको बूथ से बाहर ही कह दिया जाता है, जी आपका वोट पड़ गया, आप चले जाइए। गुंडागर्दी, लोगों को परेशान करना, वहाँ कटमनी का काम चलता है। वहाँ कटमनी मतलब हम कमीशन कह सकते हैं। अच्छा। तो टीएमसी के जो लोग हैं, अगर आपको अपने घर में अगर रिनोवेशन का काम भी करना है तो उसके लिए टीएमसी के लोगों को आपको कमीशन देना पड़ेगा, टीएमसी के काउंसलर को कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने घर में रिनोवेशन का काम कर सकते हैं, नया कोई कमरा बनाना है, नया मकान बनाना, उसके बाद आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो गलत चीज़ें लगती हैं, उन्हें काम करना नहीं है, केवल और केवल दोषारोपण का काम करना है। जिस प्रदेश में जब उनकी सरकार बन जाती है उस समय ईवीएम हैक नहीं होती है। टीएमसी के गुंडे सुबह पहले जाकर बूथ कैप्चर कर लेते हैं। कोलकाता पुलिस निश्चित रूप से ममता बनर्जी के इशारों पर चलती है। आज भी एक नारा वहां बड़े जोर शोर से चल रहा था, 4 मई दीदी गई। बंगाल में कौन जीतेगा, ये देश भर में चर्चा है, और इसी चर्चा को हम करने के लिए आज बैठे हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर पूर्व जिला महामंत्री मौजूद हैं, और बंगाल से आए हैं। आज रात को ये फ्लाइट से पहुँचे, सुबह हम इनके पास पहुँच गए। कल चुनाव है, अंतिम चरण है बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा, खास तौर पर ये चर्चा करेंगे इस पूरे इंटरव्यू में। बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी स्वागत है मिश्रा जी। शमशेर जी, आपका और इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप समय समय पर हमारा ध्यान रखते हैं और इस प्रकार की सब जानकारियां लेने के लिए मिलते रहते हैं, उसके लिए आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। पहले तो दर्शकों को बताएं कि आप कब पश्चिम बंगाल गए थे, कितना दिन वहाँ पर रहे? मैं शमशेर जी 9 मार्च को बंगाल गया था, लेकिन बीच में कोई एक पारिवारिक कारण हुआ, मेरे ताऊ जी का स्वर्गवास हुआ, इस कारण मुझे बीच में वापस आना पड़ा, और उसके बाद मैं दोबारा चला गया, और आज ही सुबह मैं बंगाल से वापस लौटा हूँ। लगभग 45 दिन हमने बंगाल चुनाव में बिताए। जी, इन 45 दिन में आपने क्या वहाँ पर देखा? विशेष तौर पर हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहली बात कर लेते हैं, वहाँ पर कितनी सीटें हैं और कितने चरण में चुनाव हुआ वहाँ पे? वहाँ देखिए, बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, और 294 सीटों में 2 चरणों में इस बार बंगाल में चुनाव है। पहला चरण 23 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें 152 सीटों पर मतदान हुआ, और दूसरा चरण कल यानी 29 अप्रैल को होना है, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे करके टोटल 294 सीटों पर मतदान बंगाल में हो रहा है। चलिए, जब पार्टीज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ पर टीएमसी पार्टी पहले से है, उसके पास पहले जैसे अभी ममता बनर्जी सीएम है, तो उनके पास कितनी सीटें? देखिए, ममता बनर्जी 2021 में जब चुनाव हुआ तो स्पष्ट बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 77 सीटें मिली थी। उससे पिछला जो चुनाव था 2016 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वहाँ खाता खुला, और 2 विधानसभा की सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पारी की शुरुआत करी थी। उसके बाद 2021 के चुनाव में, दूसरे ही चुनाव में 2 से सीधा छलांग लगाते हुए 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की, और इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी में बनाने जा रही है। चलिए, इस बात पर भी आएंगे कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन इससे पहले वापस चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर टीएमसी से जो ममता बनर्जी है, उनका काफ़ी दबदबा है। देखिए, ममता बनर्जी को वहाँ दीदी बोलते हैं लोग। हाँ। मैं कहूँगा ममता बनर्जी दीदी नहीं, दीदी की जगह अगर उनको डायन कहा जाए तो शायद सही होगा, उनको ताड़का कहा जाए तो शायद सही होगा। हैवी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। बंगाल में 45 दिन रहने के बाद मैंने अनुभव किया है कि जो आम जनमानस है किस प्रकार टीएमसी के द्वारा प्रताड़ित वहाँ है, और जो प्रताड़ित करते हैं उन लोगों को ममता बनर्जी का सीधा संरक्षण मिलता है। इसलिए मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। और
मैं एक बीच में सवाल लूँगा। अभी महिला आरक्षण बिल आप पास करवा रहे थे, अभी आप महिला को डायन बता रहे हैं यहाँ पर। वो महिला को बताने वाली बात, आप ये देखिए ना, वो अगर वो भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र भी कोई चीज़ होती है। उनके चरित्र की अगर मैं बात करूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों में घुसकर उनके मर्डर किए गए हैं वहाँ पर। अच्छा। बहन बेटियों के साथ बीच सड़क पे लाकर टीएमसी के गुंडे उनको मोलेस्ट करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, और उन लोगों को ममता बनर्जी सीधे तौर पर संरक्षण देती हैं। आप कह रहे टीएमसी के गुंडे? हाँ, टीएमसी के गुंडे, स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देश भर की जनता मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख रही है। टीएमसी के गुंडों ने इतनी अराजकता का माहौल बंगाल में बना रखा है, बंगाल का व्यक्ति घर से निकलते हुए डरता है। ये 45 दिन में यहाँ ये देख कर आए आप? बिल्कुल, 45 दिन में हमने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। हम जब कार्यालय से कार्यकर्ताओं के घरों में जाते थे, तो कार्यकर्ता घर ले जाने में डरते थे कि आज अगर ये है 1-8% अगर मान, निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं, पर गलती से अगर सरकार नहीं बनी तो 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंसेज वहाँ हुए थे, लोगों के घर तोड़ दिए गए, महिलाओं के साथ गलत हरकतें की गई, जिस विधानसभा में मेरी जिम्मेदारी थी, विधानसभा के कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया गया, तो इस प्रकार की चीज़ों से लोग डरते हैं। कौन सी विधानसभा में आपकी जिम्मेदारी थी? मेरे पास उत्तर कोलकाता जिले की एक विधानसभा 164 नंबर बेलियाघाटा विधानसभा थी, जिसमें पार्थ चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और उस सीट पर मैंने 45 दिन काम किया। जी, बहुत ही गहन, मतलब आपने एक बात कही कि जैसे ही पिछला इलेक्शन हुआ उसके बाद जो है कुछ बीजेपी समर्थकों के, वोटर्स के घर तोड़ दिए गए, और आपने कहा एक कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई। जी, वहाँ पर जब हम गए शुरुआत में, तो हमें भी नहीं लगता था, हम यहाँ सुनते थे, मीडिया के माध्यम से सुनते थे, टीवी के माध्यम से सुनते थे, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सुनते थे कि बंगाल में इस तरह का माहौल है, तो हमारे मन में भी थोड़ा डर था। हम जब वहाँ गए तो कार्यकर्ताओं से सुना, मिला, जाना, और जैसा कि हमारा काम होता है वहाँ जाने के बाद, जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के घरों पे जाके उनको, जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव करना, इस प्रकार की बातों के लिए जब हम कार्यालय से बाहर निकले, तो कार्यकर्ताओं को ये कहना था, भाई साहब आप घर मत आओ, आप तो चुनाव के बाद चले जाओगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर गलती से सरकार नहीं बनी तो हम लोगों को 2021 में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, वो परिस्थितियाँ दोबारा हमें ना सामना उनका करना पड़े, इसलिए कार्यकर्ता इतना भयभीत वहाँ है। आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस हमारे प्रत्याशी के साथ जब हम जन समर्थन के लिए निकलते थे, तो लोग घरों के गेट के अंदर खड़े होके, फोटो हमारा ना आ जाए, वीडियो हमारा ना आ जाए, मुंह पे उंगली लगाकर धीरे से इशारा करके हम आपको वोट दे देंगे, मतलब आम जनमानस भाजपा को वोट देना चाहता है। परंतु पिछली बार जो चीज़ें हुई और पिछले 15 साल से बंगाल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो टीएमसी के गुंडे जो हरकतें वहाँ करते हैं, जो ममता बनर्जी स्वयं उन गुंडों को, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि उनको संरक्षण देने का काम करती है, इस प्रकार की जो चीज़ें चलती है, उससे वहाँ का जनमानस डरा हुआ है, इसलिए वहाँ माहौल शांत है। लेकिन जब परिणाम आएंगे तो स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़ी संख्या में, बड़ी क्लियर मैंडेट के साथ भाजपा वहाँ सरकार बनाएगी। टीएमसी का खौफ बता रहे हैं आप वहाँ पर? बहुत ज़्यादा खौफ तो एक छोटी चीज़ हो गई, मतलब खौफ से बड़ा भी कोई अगर शब्द हो तो मैं वो प्रयोग उसके लिए कर सकता हूँ। इतना डर लोगों के मन में टीएमसी के गुंडों को लेकर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर, टीएमसी के नेताओं को लेकर है। कुछ ज़्यादा ही मतलब कह दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं, बाकी हम तो कर ही रहे हैं। और आप वहाँ ग्राउंड पर गए, अपनी स्थितियाँ वहाँ पर ऐसी देखी, तो ऐसी स्थितियों के बीच में चुनाव करने के लिए मैंने सुना कि जैसे 500 टुकड़ियाँ वहाँ पर हैं। और शमशेर जी, पीछे जितने भी चुनाव हुए वहाँ पर, हम पिछले चुनाव की बात करें तो वहाँ एक इस प्रकार का माहौल, तो पिछली बार 8 चरण में चुनाव बंगाल में था, तो वहाँ इस प्रकार की स्थिति, पहले चरण में जहाँ चुनाव हुआ, उस चुनाव से वहाँ जो अराजक तत्व थे उन्होंने वोट डाला और वो दूसरे स्थान पर आ गए, दूसरे चरण में जहाँ चुनाव था। और जो वहाँ, जो हम कहते हैं बोगस पोलिंग, अपने यहाँ वोट यूज कर देते हैं, वहाँ छप्पा वोट पड़ना बोलते हैं। जो लोग मर गया उसका वोट डाल देते हैं, जो लोग हाई राइजेज में रहते हैं उनके घरों पे ताला लगा देते हैं, उनको हाई राइजेज से बाहर नहीं आते। अगर गलती से कोई लोग आ भी गए तो उनको बूथ से बाहर ही कह दिया जाता है, जी आपका वोट पड़ गया, आप चले जाइए। मतलब टीएमसी के लोगों का इस प्रकार का माहौल वहाँ है। टीएमसी के अलावा दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाते थे, तो उस सब चीज़ों में शांतिपूर्ण मतदान हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की ने कमेंट किया था, हालांकि वो जो नेत्र आप कह सकते हैं कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने कहीं कुछ लिखा था ऐसा कि जी मोदी जी आपने इतनी टुकड़ियाँ लगा दी हैं, कब जाना नहीं है, चुनाव करवाना है। देखिए, कांग्रेस की तो चर्चा करना ही बेकार है, कांग्रेस वहाँ चर्चा में ही नहीं है कहीं। हाँ, वैसे ये बात मैं पूछने वाला था, ये सवाल मेरा अगला बनता था कि बीजेपी टीएमसी की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में? कांग्रेस की कोई चर्चा ही नहीं है वहाँ, कोई पूछ ही नहीं रहा।
वहाँ अब सीधा आमने सामने का मुकाबला है। कोई समय होता था सीपीएम का राज था बंगाल में, सीपीएम के कैंडिडेट लगभग सब सीटों पर हैं, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वोट किसी भी उस पर ले पाएंगे। कोई 2-4 सीटें वो जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, उससे ज़्यादा सीटें सीपीएम की भी नहीं आ रही। कांग्रेस तो अपना खाता ही नहीं खोल रही है। अच्छा, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल तो रही वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब गए। वो तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, वो तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ममता बनर्जी ने इस प्रकार की हरकतें करके भाजपा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो हमारे स्टार प्रचारक हमारे लिए काम कर रहे हैं। किन हरकतों की बातें कर रहे हैं? जो मैंने अभी इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, गुंडागर्दी, लोगों को परेशान करना, वहाँ कटमनी का काम चलता है। वहाँ कटमनी मतलब हम कमीशन कह सकते हैं। अच्छा। तो टीएमसी के जो लोग हैं, अगर आपको अपने घर में अगर रिनोवेशन का काम भी करना है तो उसके लिए टीएमसी के लोगों को आपको कमीशन देना पड़ेगा, टीएमसी के काउंसलर को कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने घर में रिनोवेशन का काम कर सकते हैं। नया कोई कमरा बनाना है, नया मकान बनाना, उसके बाद आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बुरा हाल है। घर खुद का है, रिनोवेशन खुद करवा रहे हैं, लेकिन कमीशन कटमनी हो जाना है, टीएमसी के लोगों को जाएगा। टीएमसी के लोगों को जाएगा। इस चीज़ से बंगाल की जनता परेशान है। तो बदलाव का रुख लग रहा है आपको? निश्चित रूप से। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के लोगों ने बैंड बाजे, घोड़े बग्गियां तक बुला ली थी, और वो सब उनके वापस गए थे। और उस किस कारण से गए थे कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुपचाप रहकर मतदान किया, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार जो हाल ही में चुनाव हुआ 2024 में, इसी का एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे जिस हरियाणा में आज हम बैठे हैं, यहाँ जिस प्रकार से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था, क्योंकि हवा थी कि कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर आई नहीं। वही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो वहाँ आया। अभी हम हालिया की बात करें तो बिहार में भी लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम अब जाग चुकी है, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। उन्हें पता है कि देश किन हाथों में सुरक्षित है। एक बहुत बड़ा सवाल है वैसे तो, लेकिन लोग है ना उसे छोटा समझ के लिख देते हैं। अमूमन हम इस तरह से जब भी कोई इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसमें है ना बाद में बड़ी बहसबाजी होती है। मैं उसको आज यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि यहाँ अनएक्सपेक्टेड था, बिहार में अनएक्सपेक्टेड था, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर लेते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हम ईवीएम हैक करते हैं, हम जनता के दिल को पहचानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। हम जनता की नब्ज को पकड़ते हैं, हम जनता के दिलों तक उतरने का काम करते हैं, और उससे ईवीएम हैक होती हैं। उन लोगों को गलत चीज़ें लगती हैं, उन्हें काम करना नहीं है, केवल और केवल दोषारोपण का काम करना है। जिस प्रदेश में जब उनकी सरकार बन जाती है उस समय ईवीएम हैक नहीं होती है, और जब सरकार नहीं बढ़ती है तो ईवीएम हैक हो जाती है। तो ये सब तो उनके लिए कहने की बातें हैं केवल और केवल। और इसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाली 4 मई को बंगाल में देखने को मिलेगा। एक नारा वहाँ बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था, 4 मई दीदी गई। तो वही वो बात निश्चित रूप से सही होने वाली है। 4 मई को जब परिणाम आएंगे तो देश की जनता देखेगी कि बंगाल में इस बार परिवर्तन हुआ है, और निश्चित रूप से बंगाल आने वाले समय में विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरा देश तरक्की, उन्नति और प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से बंगाल भी तरक्की, उन्नति और प्रगति करेगा। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि 4 मई को क्लियर मैंडेट के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। 4 मई दीदी गई, ये नारा चल रहा है वहाँ पे। और चलिए हम एक बार है ना काम की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि चुनावी जो है ना जब रण होता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो बोलते हैं उसको शायद हम संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र। भाजपा संकल्प लेती है। भाजपा संकल्प लेती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये काम करेंगे जनता के लिए, उसका संकल्प लेती है, संकल्प पत्र है। तो संकल्प पत्र में अब की बार पश्चिम बंगाल के लिए क्या है? पश्चिम बंगाल के लिए अनेक घोषणाएं हमने करी। महिलाओं के लिए हमने अनेक घोषणाएं करी। प्रत्येक महिला को 3,000 रुपये मासिक देने की एक बड़ी घोषणा वहाँ पर हुई। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण की वहाँ पर घोषणा हुई। महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने की बात हुई। इस प्रकार के अनेक घोषणाएँ हुई हैं। युवाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की एक घोषणा वहाँ पर हुई है। और युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए अनेक प्रकार के सहयोग, अगर भाजपा में बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो अनेक ऐसे अवसर उनको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की अनेक घोषणाएं करी और लोग उनको दिल से मतलब स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हरियाणा में या फिर दिल्ली एनसीआर में या दूसरे राज्यों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या वहाँ पश्चिम बंगाल जो है एक्सपेक्ट कर सकता है? बंगाल में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने हैं। बहुत आमूलचूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ पर निश्चित रूप से होगा। और ठीक है, बंगाल बहुत पिछड़ा हुआ है,
बंगाल को जिन स्थानों के आपने नाम लिए हैं उनके बराबर आके खड़ा होने में लंबा समय लग सकता है, पर अगर 5 साल का जो अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उस 5 साल के अंतर में आज के बंगाल में और 5 साल बाद के बंगाल में दिन रात का, जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। चलिए अब सीधी बात करते हैं, जो जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जाति पाति ये सब आता है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये ग्राउंड पर देखने को मिलता है। मैंने 2024 का चुनाव कवर किया तो उससे पहले मैं ये मानता ही नहीं था, लेकिन जैसे 2024 को मैंने कवर किया तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ, चुनाव में कहीं ना कहीं कास्टिज्म काम करता है। वहाँ क्या स्थिति है? देखिए शमशेर जी, बंगाल में मैंने स्वयं ये चीज़ अनुभव की जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बंगाल में हमने देखा जातिवाद नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, कास्टिज्म नाम की चीज़ नहीं है, कोई ब्राह्मण बनिया यादव वैश्य शूद्र इस तरह की कोई बातचीत वहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ ये थोड़ा बहुत ज़रूर है, हिंदू और माइनॉरिटी, अच्छा, हिंदू और मुस्लिम का थोड़ा ज़रूर है। जब दो समुदाय जहाँ रहेंगे वहाँ विरोधाभास भी है और इस तरह की चीज़ें होती भी है, और देश भर में हम टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते भी हैं। हिंदू मुस्लिम का थोड़ा विषय ज़रूर वहाँ पर है, लोग देखते हैं हाँ भाई वो कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को? वहाँ हिंदू एक है, अच्छा, और निश्चित रूप से बंगाल में इस बार हिंदू जगह है। वो अत्याचारों से परेशान था, मैंने बताया, टीएमसी से भी था। टीएमसी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा वहाँ देती है, टीएमसी से भी परेशान था, मुस्लिमों से भी परेशान था। तो इस बार वो हिंदू जाग खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से बदलाव करेगा। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर काफ़ी कुछ यूजीसी के माध्यम से वोट कटवा दिए गए। आप लोगों ने वहाँ पर जाके जो है ना यूजीसी या फिर एसआईआर इस तरह की चीज़ें करी, और वहाँ पर आज वोटिंग लिस्ट जो है, मतलब उसमें से बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। देखिए, एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्टें जो हैं वो रिफाइन हुई हैं, ये हम कह सकते हैं। जो लोग एक्सपायर कर गए थे, किन्हीं के डबल वोट थे, या किसी लड़की की शादी हो जाती है वो दूसरी जगह चली जाती है लेकिन वोट वहाँ भी रह जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी एसआईआर के माध्यम से वो सब चीज़ें खत्म हुई हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या में वहाँ वोट थे जो टीएमसी ने बनवा रखे थे, वो सब कटे हैं बड़ी संख्या में। हर विधानसभा में किसी में 30,000, किसी में 40,000, किसी में 50,000, ऐसे करके वोट कटे हैं। मेरी खुद की विधानसभा जहाँ मेरी जिम्मेदारी थी, उस विधानसभा में लगभग 48,000 वोट कटा है, जिसमें 32,000 मुसलमानों का वोट कटा है। तो ये भी एक बड़ा कारण बढ़ेगा। जो गलत वोट पड़ता था, छप्पा वोट पड़ता था, तो जो लोग वहाँ है ही नहीं, उनका छप्पा वोट 20-20, 25-25, 30-30,000 की संख्या में छप्पा वोट पड़ जाता था। तो वो वोट अगर जब नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज 93% के लगभग गई, 92.88% वोटिंग पहले चरण के मतदान में हुई है। उसका ये भी एक कारण है कि पहले जो गलत वोट थे, बहुत से वोट नहीं भी पड़ते थे, थोड़े बहुत किसी जगह पे हिंदू बूथों पर वो वोट नहीं पड़ते थे, तो इसलिए परसेंटेज कहीं घटती थी। अब वोटिंग लिस्ट जब रिफाइन हो गई हैं तो लगभग सब लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो मतदान बढ़ने का ये भी एक कारण है। छप्पा वोट है ना, जो बोगस वोट, तो बोगस वोट ज़्यादा पड़ते थे वहाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। चुनाव का क्या आंकड़ा है आपके पास? क्या मतलब सुना हो, पता हो कि पिछली बार पिछले चुनाव में, मैं मेरी विधानसभा की बता रहा हूँ आपको, मेरी विधानसभा में 47 हाई राइज बिल्डिंग है। अच्छा, 47 की 47 हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर सुबह 8:30 बजे ताला लगा दिया गया। अच्छा, और टीएमसी के लोग बाहर बैठ गए। अच्छा, कोई लोग नीचे उतरते नहीं जी, वोट पड़ गया आपका। लोगों को पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और उन सब लोगों के वोट डल गए। अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग कौन होते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाई राइज बहुमंजिला, जिसको हम फ्लैट कल्चर कहते हैं, फ्लैट कल्चर जिसको हम कहते हैं, वाले भी वोट नहीं डाल मतलब एक सोसाइटी में 400, 300, 500 फ्लैट होते थे। 500 फ्लैट को अगर हम एक घर से 3 या 4 वोट की अगर एवरेज भी करें तो 2000, 1500, 2000 के बीच वोट हो गए। वो 1500 से 2000 वोट एक सोसाइटी से निकलने थे, गेट के ताला बंद है और टोटल की वोटिंग हो जाती है। इस प्रकार का माहौल। सोसाइटी फ्लैट वाले ही वोट नहीं डाल पा रहे थे। सोसाइटी वोट तो बहुत दूर की बात है, जो आम बस्ती में रह रहा वो व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता था। टीएमसी के गुंडे सुबह पहले जाकर बूथ कैप्चर कर लेते। कोलकाता पुलिस निश्चित रूप से ममता बनर्जी के इशारों पर चलती है, आज भी वही बात है। इसीलिए जो आपने कहा 500 टुकड़ियाँ वहाँ उतार दी गई हैं, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहाँ पर तैनात किया गया है और उनके साय में निश्चित रूप से सुरक्षित मतदान इस बार होगा। पहला चरण जो था 23 अप्रैल को था, 23 अप्रैल को फिर ऐसी कोई घटना देखने को मिली? इस प्रकार की कोई एक आध छिटपुट घटना हुई। इस बार एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो लगभग 700 के करीब शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग के दिन में कराई। कहीं वोटिंग स्लो है, कहीं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, या मेरा वोट डाल दिया गया, इस प्रकार की 700 शिकायतें हुई और टीएमसी की तरफ से एक भी शिकायत नहीं गई थी। इस बार पहली बार हुआ है एक चरण के मतदान में
400 से ज़्यादा शिकायतें टीएमसी ने करी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 शिकायतें करी हैं, और वो संभव हो पाया है तो केवल और केवल केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जो सुरक्षा प्रदान करी है आम जनमानस को, उसके कारण से ये संभव हो पाया है। अच्छा, अभी कुछ और छुटमुट जो घटनाएं उसमें आता है कि जैसे कि डीआईजी लेवल अधिकारी का वीडियो आपने देखा होगा, या फिर अभी कल शाम को ही शायद किसी टीएमसी के जो नेता है उनका शीशे वगैरह टूट गए, ये इनके भी आरोप लगते रहते हैं। ये तो आप और हम यहाँ चुनाव में देखते छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, बाकी इस बार बंगाल में जो अराजकता का माहौल चुनाव के समय में रहता था, वो अराजकता का माहौल बिल्कुल चुनाव में नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं आपके हमारे यहाँ जब सरपंची के चुनाव में भी हो जाती हैं, कोई छोटी मोटी बातें आपस में, तो इस प्रकार की बात है। बाकी इस बार अराजकता का माहौल बिल्कुल नहीं है। इस बार बंगाल की जनता को एकदम सुरक्षित वातावरण दिया गया है। बूथों की अगर हम बात करें तो बूथों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, जिन रास्तों तक बूथों पर आया जाता है उन रास्तों पर सीआरपीएफ सीआईएसएफ तैनात है, और उन रास्तों पर अपने वेबकैम लगाए गए हैं। मतलब मतदाता को एकदम सुरक्षित माहौल देने का काम चुनाव आयोग ने और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किया है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की। वहाँ पर काफ़ी कुछ रैलियाँ रही होंगी, प्रधानमंत्री जी ने भी की होंगी, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, और साथ में योगी जी ने भी करी होंगी। निश्चित रूप से वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक रैलियाँ बंगाल में करी। गृह मंत्री जी ने तो लंबे समय तक रह के चुनाव को मॉनिटर किया है, ठीक से पूरे चुनाव को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नितिन नवीन जी ने भी अनेक जनसभाएं की, अनेक रोड शो किए हैं। एक चीज़ वहाँ थोड़ी सी देखने को मिली, हिंदी और बांग्ला भाषा का थोड़ा सा वहाँ पर अंतर है। अच्छा, हिंदी भाषी नेताओं की वहाँ ज़्यादा डिमांड नहीं थी। लोग हमारे यहाँ जैसे रहता है, हमें वो फलाना नेता चाहिए, फलाना नेता चाहिए, उन लोगों का तो एक ही बात है, जो बांग्ला जानता है वो नेता ज़्यादा चाहिए हमें प्रचार के लिए। तो 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, मतलब जैसे केंद्र शासित प्रदेश जोड़ते हैं एक साथ, तो क्या लगता है ओवरऑल इन सभी में क्या परिणाम रहने वाले हैं? इनमें ये परिणाम रहना है, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, असम में स्पष्ट बहुमत के साथ आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बढ़ रही है। तमिलनाडु में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, और केरल में भी इस बार अच्छी सीटें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार में हम आएंगे या सरकार का क्या रहेगा, वो तो परिणाम बताएंगे। केरल की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि केरल में भी इस बार हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए, पश्चिम बंगाल में जीत बता ही रहे हैं आप। निश्चित रूप से बड़े बड़े मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। विशेष तौर पर आज हमारा पश्चिम बंगाल को लेकर ये जो है ना विशेष चर्चा थी। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है कि इन अन्य राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन जीतेगा, और साथ में पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है? कल है एक दूसरे चरण के, अंतिम चरण के चुनाव कह लीजिए, कल चुनाव है। अमित मिश्रा जी से हमने बातचीत करी, पूर्व जिला महामंत्री हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर काम किए हैं, काफ़ी एक्टिव रहे हैं, कई पदों पर भी रहे हैं, और यहाँ अभी ये पश्चिम बंगाल में होकर आए, 45 दिन वहाँ रहे। ग्राउंड एक्सपीरियंस हमने इनका शेयर आपके साथ करवाया। जो भी बातें हमने आपके साथ साझा की, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी चर्चाएं आपके लिए आते रहेंगे। एक समीक्षा भी करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा सभी राज्यों का। निश्चित रूप से 4 तारीख को परिणाम के बाद एक बार आप और हम पुणे बैठेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ 4 तारीख को परिणाम के बाद बंगाल की जीत की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है आप भी जरूर लिखें, और इस तरह की और भी चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।